ग्रीटिंग्स एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन्स। आज हमारे साथ हैं सर एहसन तारिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आजकल जो अगर हम लोग जेन जी की बात करते हैं, एक हमारे पास बहुत ज़्यादा इशू देखने में आ रहा है कि पाकिस्तानी व्लॉगर्स का। आपको क्या लगता है कि ये जो व्लॉगिंग कल्चर है ये हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कैसे कर रहा है? अच्छा, हम ना व्लॉगिंग जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है सोसाइटी के अंदर, आई थिंक इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए हमें कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। और डिफरेंट ट्रेंड्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं व्लॉगिंग के। कोई किचन के ट्रेंड्स आ रहे हैं, कोई फैमिली व्लॉगिंग आ गया है, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई डू इट योरसेल्फ वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो ये जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ चेंज आ रही है, हमें चेंज से तो नहीं डरना चाहिए क्योंकि वो तो टाइम का वक्त के साथ साथ आती रहती है। द थिंग दैट वी हैव टू बी कंसर्न्ड इज वो ये कि क्या ये कल्चर दुरुस्त है या नहीं, उसके ऊपर बात की जा सकती। लेकिन ये कल्चर जरूर आ गया है और ये हॉबी से ज्यादा बढ़कर चला गया है टुवर्ड्स द प्रोफेशनल साइड के ऊपर। और उसकी रीजन भी ये है कि इससे कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स इन्वॉल्व हो गए। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है व्लॉगिंग के जो एक एलिमेंट है उस पे ज़्यादा हम लोग रिलाई करना शुरू हो गए हैं, रादर देन जो हमारे पास एक सेलिब्रिटी का एक कल्चर था, सेलिब्रिटी से ज़्यादा लोग शिफ्ट अब हो गए हैं ब्लॉगर्स पे। ऐसा क्यों है? असल में अगर इसकी हम डीप साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स को देखें तो ये चीप डोपामिन की हिट्स होती हैं जो आपको एकदम से खुशी का एहसास देती है। स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि जब आप सारा दिन काम करके या कोई भी एक्टिविटी करके आते हैं तो आप शाम के टाइम को ड्रामा देखते हैं या कोई टीवी चैनल ऑन करते हैं या कोई व्लॉग ऑन कर लेते हैं और उसके अंदर आपने कुछ समझना नहीं है, आपने कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ को सॉल्व नहीं करना। आपको एक बड़ी ही ब्रेन डेड सी चीज़ चाहिए जिसको बस आप देखें, साथ साथ आप खाना भी खाते रहें, कोई और एक्टिविटी भी वो भी साथ साथ करते रहें अपनी। सो दैट इज़ परहैप्स द रीज़न जिसकी वजह से ये कल्चर इन्हांस हो रहा है और वो बढ़ता भी जा रहा है। और शायद गलत भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता रात को सारा दिन की थकावट के बाद कि मैं बैठ के कोई बड़ा ही कॉम्प्लेक्स पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला देखूं या मैं पाकिस्तान और इंडिया की डीप लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है वॉर की उसको अंडरस्टैंड करूं। मैं नहीं चाहता, जनरली आपकी ऑडियंस भी नहीं चाहती। यहाँ पे एक और किस्म की ऑडियंस भी हमारे पास आती है और वो ऑडियंस वो वाली होती है जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखती। और मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा कि जो आपकी व्यूअरशिप व्लॉग्स वगैरह की बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि हम लोग बहैसियत कौम ऐसे कंटेंट को पसंद करते हैं जो कि ब्रेन डेड हो, जिसमें कॉन्स्पिरेसी हो थोड़ी सी, जिसमें थोड़ा मसाला हो, थोड़ी सी अट्रैक्शन मुझे फील हो उसके अंदर। तो मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा हद तक उससे अटैच हो जाता है एंड आई एम फॉलोइंग दैट एपिसोड कि वो क्या हो रहा है, अब उनकी ज़िंदगी के साथ क्या हुआ है। तो ये रीजंस हैं जो मुझे लेकर जाती हैं उस तरफ। और अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क के सोशल इकोनॉमिक हालात भी ऐसे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नज़र नहीं आ रहा होता, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ के मौके भी नज़र नहीं आ रहे। तो डेफिनेटली आप इस किस्म के कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि ब्रेन डेड कंटेंट है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पे कंट्रोवर्सी वाहिद तरीका तो नहीं रह गया फेमस होने का? शॉर्ट टाइम में फेमस होने का तो वाहिद तरीका यही है। मैं भी चाहूँगा ये कि कोई कंट्रोवर्सी ऐसी जनरेट हो जिसमें एकदम मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ और व्यूअरशिप मेरी बढ़ जाए। एनीवन हु इज वर्किंग ऑन द मीडिया साइड वो काम ही करता है। सेंसेशनलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी जर्नलिज्म की इंडस्ट्री का, डेफिनेटली, जिसको हम लोग येलो जर्नलिज्म भी कह देते हैं। सो उसमें एक आइडिया ये आता है कि आपने ऑडियंस की अटैच को ग्रिप करना है। किस तरीके से ग्रिप करना है उनके पूरे उस पुल को? आपके चैनल्स भी इस्तेमाल करते हैं, सनसनीखेज हेडलाइंस आपने पढ़ी होती हैं, ऊंची ऊंची आवाज में कोई बात करना और जी ये देखें ये हो गया, ये सब पार्ट ऑफ द प्ले है। अब मसला है कि जो ऑर्डिनरी बंदा है वो भी अब ये काम करना शुरू हो गया और उसने आपकी जो आपके तमाम आइडियाज़ हैं जो महसूस आप करना चाहते हैं उनको ग्रिप करने की कोशिश की है। उसके लिए वो कॉन्स्पिरेसी जनरेट कर रहे हैं। तो ये कह देना कि वो कॉन्स्पिरेसी सिर्फ चीप कॉन्स्पिरेसी होती है, आई थिंक मुनासिब नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा कार्ल मार्क्स वाला आइडिया भी आया था कि जो अमीर करता है वो क्लास हो जाती है, जो गरीब करता है वो कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। नहीं सर, अमीर करे या गरीब करे कंट्रोवर्सी तो कंट्रोवर्सी है। इसके अंदर कौन फेमस होने में और शॉर्ट, जैसे आपने कहा कि जल्दी फेमस होने का तरीका तो कंट्रोवर्सी रह गया है। अब इस पूरे जो सफर है इसके बीच में आपको लगता है पर्सनल और प्रोफेशनल जो है उसके बीच की जो एक लाइन मेंटेन रखनी चाहिए वो कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है? वो जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का आइडिया था ना, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, मेरे ख्याल से अब वो आपकी लाइन में आ जाएगा, द पर्सनल इज प्रोफेशनल। कि मेरे प्रोफेशनल इंटरेस्ट भी जब अटैच हो जाएंगे मेरी पर्सनल लाइफ के साथ तो वो दोनों एक ही हो जाएंगे। मैं एक ऐसा व्लॉग बना रहा हूँ या रही हूँ जिसमें पर्सनल लाइफ को एग्जिबिट करके
मैं पैसे कमा रही हूँ या मैं अपनी व्यूअरशिप बढ़ा रही हूँ, तो फिर मेरा प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ तो एक होगी। सो देयर इज नो डिफरेंस टूवर्ड्स, और इस तरह के लोगों के लिए आई थिंक वो डिफरेंस होता भी नहीं। लेकिन सर वो तो आप देखिए ना, एक जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक बंदे के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाती है। मतलब आप किसी के घर पे जाते हैं, आपको नहीं पता कि वो आगे से ब्लॉगर है। आजकल हर बंदा एक व्लॉगिंग के उसमें आया हुआ है जी, हम व्लॉग बना रहे हैं, हमारे पास यूट्यूब चैनल्स हैं। जितने ज़्यादा मौके हम दे रहे हैं, उतनी ज़्यादा एक जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगेन मैं वही बात करूँगी कि एथिक्स वाली जो मार्जिन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, एक जो पर्सनल लाइफ है वो भी मार्जिनलाइज होती है, और फिर उसमें से कॉन्ट्रोवर्सीज निकलती हैं, फिर हम उनको डिसोन कर देते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था एथिक्स, मोरालिटी, रिलीजन, वैल्यूज, ट्रेडिशन, कल्चर की पैसे के आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पर भी जब देखा जाए तो उनको आप इसी एंगल से देख सकते हैं कि इफ यूर मॉनिटरी इंटरेस्टेड अटैच विद समथिंग, आई डोंट थिंक उसमें एथिक्स की बात ज़्यादा रह जाती है। हाँ, उसमें हम एक जनरल लेवल पे पाकिस्तान की एक एथिक्स की बात कर लेते हैं कि हम बहैसियत कौम किस तरह के एथिक्स रहते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा मॉरल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। बट एट द एंड ऑफ द डे, आर दे मेकिंग मनी? क्या वो पैसे बना रहे हैं उससे? आई एम श्योर दे आर। लेकिन सर जब हम लोग इस तरह के मेकिंग मनी की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे नाम आते हैं। जैसे हमारे पास एक मैं नाम लेना चाहूँगी, रजब भट्ट साहब हैं। उन्होंने इस वक्त अपना कंटेंट शुरू किया था तो वो डेली फैमिली लाइफ इन सब से उन्होंने अपना स्टार्ट किया। वो आहिस्ता आहिस्ता से एक लग्जरियस लाइफस्टाइल और कंट्रोवर्सी और वो डेली रूटीन, अगेन वो जो 4 चीज़ें जो उनकी बेसिक कोर थी, वहाँ से वो किस वक्त एक लग्जरी की तरफ एंटर हो गए और लोग उसी को देखना चाहते हैं। शायद उनकी जो व्यूवरशिप आप देखें, वो इस वक्त टॉप व्यूअर उसमें आते हैं, कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा वो देखे जाते हैं। अगेन कंट्रोवर्सी बात, यहाँ पे बात ये आती है कि क्या वो कंट्रोवर्सी की वजह से फेमस हो रहे हैं या फिर वो अपनी लग्जरी की वजह से फेमस हो रहे हैं? आई थिंक आमना कि उन्होंने अवाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीश को पकड़ लिया, और आई थिंक वो समहाउ रिलेट करता है मिस्टर बीस्ट वाले मॉडल के साथ भी, कि आप अवाम को लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। बेसिकली आप उसको वो चीज़ें दिखा रहे हैं उनको जो उनके पास नहीं है। एंड ऑब्वियसली जो चीज़ मेरे पास मौजूद है मैं उसको देखना क्यों चाहूँगा, उसकी कोई साइकोलॉजिकल रीज़न भी नहीं मेरे पास। लेकिन वो चीज़ जो मेरे पास नहीं है, मैं वो देखना चाहता हूँ, मैं वो सुनना चाहता हूँ, मैं वो एस्पिरेशंस रखना चाहता हूँ, और मेरे आइडियाज़ भी फ्रेम होंगे इससे। यही काम हॉलीवुड पिछले 40-50 सालों से करती आ रही है। दे आर पुटिंग यू द वीडियोस, जो मूवीज़ वो लोग भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसमें आपको एक ऐसा सर्टन लाइफस्टाइल दिखाया जाता है जिसमें आपको एक एस्पिरेशन का आइडिया होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने ये करना है, ये कपड़े पहनने हैं, ये स्टाइल होना चाहिए। तो वही काम अब रजब भट्ट कर रहा है बेचारा, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया हमने फ़ौरन। द थिंग इज़ के आई थिंक इसको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल या कमर्शियल एंटिटी की देखना चाहिए। और कमर्शियल एंटिटी के लिए एक ही चीज़ होती है, आप किसी भी MBA BBA के स्टूडेंट से पूछेंगे जाके तो आपको कहेगा बिजनेस का मकसद सिर्फ एक होता है, और वो है टू अर्न एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो उनका अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस तरीके से हो रही है तो वो करेंगे। और ये एक्चुअली साइकोलॉजिकली बड़ी अच्छी नीश भी है। नफ्सियात के मुताबिक इंसान इस तरह की चीज़ों को बड़ा पसंद करता है। मेहरान की वीडियो बैठ के कोई नहीं देखेगा, रोल्स रॉयस की वीडियो और बंदा देखेगा बैठ के, उसके मिलियंस ऑफ व्यूज भी आएंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग वी वांट। वो चाहते हैं वही चीज़, वो आपको लाइफस्टाइल में दिखा रहा है कि एक एक्सपेंसिव लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा जो कि आम आवाम की दस्तरस में नहीं है, तो उसको पसंद करेंगे। इनसे सब के बीच में ऑथेंटिसिटी कहाँ गई? एक इंसान का एक रूप है वो जो कैमरा के ऊपर है, और एक देखिए ना, जिस वक्त एक बंदा व्लॉग कर रहा है उसके पास एक पॉज का बटन है, और जिस वक्त एक नॉर्मल इंसान घर पे बैठ के उस चीज को देख रहा है, उसको नहीं पता कि यहाँ उसको वही भूल जाता है कि जो बना रहे व्लॉग उसके पास एक पॉज का बटन है, वो पॉज करता है और वो सारा कुछ करके दोबारा उसको कंटिन्यू करता है। देखने वाले के पास ये ऑप्शन नहीं है, उसको नहीं समझ में आता कि इसमें रियलिटी कौन सी है और जो डबल फेस वाली चीज है वो कहाँ पे है। आई थिंक इसकी एग्जांपल देनी चाहिए कि 1990s और 2000 के अंदर ना पाकिस्तान में रेसलिंग को देखने का कल्चर बड़ा इन्हांस हो गया था, कि रेसलिंग देखते हैं लोग, और स्टोन कोल्ड क्या कर रहा है और द रॉक ने क्या किया, आई डोंट नो आपको ये याद है कि नहीं, हमें बचपन में याद था। एंड व्हेन जब मीडिया की एक्सेस बढ़ती है और इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो करती है अराउंड 2010 के आगे, इंटरनेट जब कॉमन हो जाता है तो पता चलता है कि सारा फ्रॉड है, ये सारा ड्रामा है, ये सारी प्लान मूव्स होती हैं, प्लान काम होते हैं। आई थिंक ये वाली चीज़ जो आप कह रही है ना, ऑथेंटिसिटी वाली, ये आई डोंट वांट टू सी ऑथेंटिक। भाई मुझे ऑथेंटिक लाइफ नहीं पसंद है, आपकी ऑडियंस को, आवाम को ऑथेंटिसिटी नहीं चाहिए। मेरी ऑथेंटिक आम आदमी की जिंदगी क्या है? ऑथेंटिक जिंदगी गरीब है,
ऑथेंटिक जिंदगी में बिजली नहीं है, ऑथेंटिक जिंदगी में महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, ऑथेंटिक जिंदगी में आपके पास तालीम नहीं है, ऑथेंटिक जिंदगी में मौके नहीं है। क्या मैं ये ऑथेंटिसिटी देखना चाहता हूँ? सॉरी, मैं नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़े लोग, ठीक है, एक विमेनाइजेशन वाला पूरा आइडिया, मैं वो देखना चाहता हूँ। आपकी ऑडियंस प्राइमरली देखना ये चाहती है, आप उनको ऑथेंटिक की तरफ लेके आ रहे हो। भाई ऑथेंटिक तो नहीं देखना उन्होंने। मतलब फिर ये स्टेटमेंट गलत तो नहीं हो गई कि जो वो चीज वायरल है वो बस चल गई? एक चीज वायरल हो रही है, वो जी हर कोई एंटरटेनमेंट के चक्कर में वो वायरल चीज लगा कर बैठा है और ऐसी व्यूअरशिप बढ़ रही है। ये सही बात है? आई थिंक जो वायरलिटी वाला पूरा आइडिया है वो फॉलो ही इस ट्रेजेक्टरी को करता है कि राइडिंग ऑन द वेव वाला कॉन्सेप्ट, जब एक वेव चल रही है ना तो एक सर्फर उसके ऊपर जाता है, उसको खुद चलाना शुरू कर देगी। सो मुझे पता है कि एक ट्रेंड आजकल बड़ा वायरल हुआ है, लोग उस पर बात कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा और मार्केटिंग के शायद बेसिक असूलों में भी यही आता है कि उस तरह की चीज पसंद की जाती है। सो इफ इट इज वर्किंग फॉर द ऑडियंस, आई विल डू दैट। इफ कंट्रोवर्सी इज वर्किंग फॉर द ऑडियंस, इफ अ फेक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, एक इंतहाई बोसीदा स्टाइल जो कि मॉरल वैल्यूज को टारगेट करता है, कचोके लगाता है, वो आवाम देख रही है, उस वीडियो को पॉज करके सुन रही है, तो वो देखेंगे, वो करेंगे, वो चीज क्रिएट भी होगी और आप उसको रोक भी नहीं सकते। अच्छा, जैसे अगर हम वायरलिटी की बात करते हैं, हमारे पास एक बहुत ज्यादा एक ये तो हो नहीं सकता कि हम पाकिस्तान में बैठ के वायरल का नाम लें और हमारे पास एक नाम ना आए, वो है डॉक्टर नबिहा अली खान। अब इस नाम के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, अगेन क्योंकि नाम कंट्रोवर्सी का है। लेकिन आपको नहीं लगता कि डॉक्टर नबिहा का जो पहले स्टार्ट था, उन्होंने आगाज किया एजुकेशनल वीडियो से, एजुकेशन के बारे में वो बताती थी, फिर उन्होंने शिफ्ट कर गई रिलेशनशिप एडवाइसेस के ऊपर, और फिर वहां से वो अपनी पर्सनल लाइफ में एंटर हो गई। और इस वक्त पिछले 1 साल से जो उनकी पर्सनल लाइफ का हम देख रहे हैं चीज़ें, मतलब आज कुछ कह रही हैं, शाम को कुछ और वो कह रही होती हैं, इस सब ने कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर ऐसी पढ़ी लिखी खातून एक शिफ्ट मार सकती हैं, तो फिर एजुकेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है कि व्लॉगिंग के थ्रू एजुकेशन देनी है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ गया? आई थिंक डॉक्टर साहिबा जो है वो एज ए इंसान एक अच्छी इंसान होंगी, मेरा उनसे ताल्लुक इतना तो नहीं कोई जान पहचान, बट फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट शी इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम, और उसको उन्होंने कमर्शलाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया। प्रोफेशनली आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ पे नहीं करना चाहिए, बट नाउ शी हैज ब्रॉट द पर्सनल इनटू द प्रोफेशनल स्फीयर, वो लेके आ गई हैं, तो उसको वो एक बहुत अच्छे तरीके से कैश करवा रही हैं। आई डोंट नो कि उनकी वीडियोस कितनी चल रही हैं, बट आई नो कि वो एक ट्रेंड का पार्ट बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और आपकी ऑडियंस देखना चाहती है। उनकी वीडियो देख रहा था, वो कह रही थी कि मैंने कोई खास इतनी मोनेटाइजेशन भी नहीं की हुई, और आई डोंट नो कि वो उससे पैसे कमा रही हैं, बट हमारी जो ऑडियंस है ना, आवाम है, वो बहुत ग्रैब होती है उसकी तरफ, अट्रैक्ट होती है कि एक खातून जो कि क्लेम करते हैं कि बड़ी पढ़ी लिखी भी हैं, और उनकी शादी हो जाती है, फिर उनकी शादी में मसले निकल आते हैं, और उसके बाद फिर वो मसले हाईलाइट होकर पब्लिक में आ जाते हैं, और बड़े ही ओपन किस्म के मसले हैं, जो कि मेरे लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, आई थिंक दैट इज समथिंग आई कैन यूज। और उसके बाद वो अवाम के अंदर एक बड़ा ही एक सनसनी पैदा कर दी जाती है, और फिर उनका पैचअप भी हो जाता है, दोबारा सेट हो जाते हैं। तो इस पे ये कह देना कि ये रियल था या नहीं था मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसी आवाज़ें भी हमें आ रही है, इससे पता चलता है कि इट वॉज ऑल फैब्रिकेटेड और नॉट, बट योर ऑडियंस इज लाइकिंग दैट। उनको वो चीप डोपामिन की हिट चाहिए, उनको मज़ा आता है, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको ये चीज़ें पसंद है, तो दे वॉन्ट टू वॉच दैट थिंग। उससे इट टेल्स यू मोर अबाउट द सोसाइटी देन द पर्सन। उस बंदे ज़्यादा आपको सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि हमारी सोसाइटी क्या पसंद करती है। तो फिर क्या हम ये कहेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आजकल हमारे पास, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, और जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, उसने कहीं ना कहीं पे जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया थी उसको आउटबर्स्ट कर दिया है, वो कहीं पीछे रह गए, और जो हमारे पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वो ऊपर चले गए। डेफिनेटली सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपका बहुत आगे, इट इज एन अनबीटेबल मशीन। आपका प्रिंट मीडिया है या आपका टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उससे करीब भी नहीं लगते। सोशल मीडिया हैज हाईजैक्ड एवरीथिंग, एंड अंटिल कोई चीज जो इसको ब्रेक अवे करके साइड पे कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बीट किया जा सकता है, एंड दैट इज व्हाई सोशल मीडिया इज गेटिंग पॉपुलर। तो फिर शुड वी से कि यूट्यूब के थ्रू जो डिजिटल इकोनॉमी है पाकिस्तान के अंदर, वो व्लॉगिंग कल्चर से कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुई है? नॉट ओनली दैट, सिर्फ उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हम, और भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आपकी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं, आपके एजुकेशनल वीडियोस हैं, जिसने बेहतर काम भी किया है, बट इट इज़ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी डेफिनेटली। और यूट्यूब के अंदर आप देखें, अगर जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो भी इस चीज़ के मिल रहे हैं
कि उस पर कोई मोनेटाइजेशन हो रही है, तो अगर वो ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं या कोई चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यूट्यूब भी तो कर रहा है ना वो काम। दरमियान में एक क्लिप कट आ जाता है, ऐड देखना पड़ जाता है, इस वीडियो में भी शायद 3-4 दफ़ा ऐड देखना पड़ जाए किसी को, तो डेफिनेटली यू आर डूइंग दैट। अगर जब हम फैमिली व्लॉगिंग की बात करते हैं, वहाँ पे बच्चों का एक्सपोजर जो है, अगेन आपको नहीं लगता आजकल हमने रिसेंटली ये भी देखा कि 5 साल के बच्चे, 5 से 6 साल के बच्चे, वो भी कैमरा उठा के व्लॉगिंग कर रहे हैं। और बड़े हमारे जीबी वाली साइड के 1-2 व्लॉगर्स हैं हमारे पास, वो बहुत एकदम से आए, मतलब उन्होंने कैमरा उठाया, अपना लाइफस्टाइल, बहुत सिंपल उनके व्लॉग्स थे शुरू में, लेकिन फिर एकदम से एक्सपोजर इस तरह से हुआ कि हमने देखा जीबी के इलेक्शंस आए तो पॉलिटिक्स के अंदर भी उनकी एंट्री हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज बाकायदा तौर पे उनको रीच आउट करना शुरू हो गए। तो जो बच्चों की अपनी मासूमियत थी और जो उनके वो सादगी वाला एक टाइम था, वो किधर गया? फिर वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। आई थिंक इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चों के पेरेंट्स की, कि मैं इस आइडिया के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ कि बच्चों को एक्सपोज किया जाए सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, एज ए कमोडिफाइड एंटिटी के तौर पर। ये ज्यादती होती है। कल को बच्चे बड़े होंगे, अपनी पुरानी वीडियोस देखेंगे एंड इट्स आउट देयर ऑन द इंटरनेट, वो हमेशा रहेगी। वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। ना बच्चा आपको कंसेंट दे सकता है, और उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा इस किस्म के एक्सपोजर के बाद वो तो आने वाले टाइम पता चलेगा, और डेफिनेटली पता चल भी रहा है बहुत जगहों पर। बट इट्स अ वेरी वेरी डैमेजिंग थिंग। बच्चों को ऐड नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी कोई ब्रॉड जनरल कैटेगराइजेशन करनी चाहिए हमें कि करना। इसमें यूट्यूब की गाइडलाइंस भी है कि वो मना करते हैं हम बच्चों को शो करने से, लेकिन वो ऑब्वियसली हर चीज़ को स्क्रूटनी नहीं कर सकते। अब देखें कि उनके डेली व्लॉग से चीज़ शुरू होते होते कहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन से होके और फिर इलेक्शन और किधर, मतलब एक मैं नाम नहीं ले सकती, पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन साहब तक वो चीज़ पहुंची, और कितना एक अजीब सा एक रोलर कोस्टर उनकी राइड रही है। एंड वी स्टिल डोंट नो कि उनका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन आई एम श्योर कि वो जिस भी करियर पाथ को चूज करेंगे, कहीं ना कहीं पे जाके सोचेंगे यार इससे तो अच्छा था कि मैं अपना वही वाली चीज़ को कंटिन्यू रखते, हम बच्चे वो जो हैं। तो उनकी जो आगे करियर पाथ है वो बहुत ज़्यादा हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गए यहाँ पे। क्या करूँ मैं, आपने कह दिया हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सर आपको क्या लगता है कि इस व्लॉगिंग कल्चर को एंड करने के लिए या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इसके लिए रेगुलेशंस क्या होने चाहिए? रूल कोई खास रेगुलेशन नहीं चाहिए, और मैं ओवर रेगुलेशन की बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। फ्रीडम के एक सर्टन वैल्यूज़ हैं, और हम चाहते हैं कि ऑलरेडी जो पाकिस्तान का फ्रीडम आम आदमी का सल्ब किया जा चुका है उससे ज़्यादा ना किया जाए। सो व्हेन यू पुट इट आउट देयर इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट इट बिकम्स द प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि अब एक और नए एवेन्यू पे गवर्नमेंट मुझे रेगुलेट करने के लिए आ गई। आई थिंक इसको सोशली रेगुलेट करना चाहिए, अवाम में एक राय जनरेट हो, एक आइडिया जनरेट हो, कोई चीज़ें हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और आई थिंक ये स्लोली होगा, नॉट बिफोर द फैक्ट कि जब उसके हैजर्ड्स काफ़ी हद तक तबाही मचा चुके होंगे। बट आई थिंक कि एक सोशल लेवल पे काम करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंटल रेगुलेशन की गुंजाइश नहीं। चंद चीज़ों में हम डाल सकते हैं, बट स्टिल मैं अगेन उसके खिलाफ हूँ कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया जाए हर जगह पर। यहाँ पे एक कॉमन मैन अगर ये समझना चाहे कि बैड पब्लिसिटी और गुड पब्लिसिटी जो है, क्योंकि पब्लिसिटी तो मिलेगी इसको, गुड और बैड का जो डिफरेंस है वो हम उसको कैसे बता सकते हैं? सोशल मीडिया की डोमेन के अंदर एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। इफ योर वीडियो इज बीइंग व्यूड इवन फॉर द नेगेटिव रीजंस, तो इट इज़ बीइंग व्यूड, उसमें एडिशन का इजाफा कर रही है, तो डेफिनेटली उससे खास फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इस पर कोई एथिकल बैरियर लगाने की ज़रूरत है, ना ही लगेगा। और मेरे यहाँ पे कहते हैं कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, तो इसलिए उसको जो चल रहा है वो चलने दें। आहिस्ता आहिस्ता आवाम में शऊर बेदार होगा तो वो इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। जो एजुकेशनल व्लॉगर्स हैं, वो अभी हम पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं, जो एजुकेशनल क्रिएटर्स हैं जो कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी देना चाहते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका मोरल डाउन हो जाता है जिस वक्त वो फेमस लोगों को देखते हैं। तो उनको लगे रहना चाहिए या फिर उनको भी कोई चीज़ तब्दील करनी चाहिए? आई थिंक वीडियो का पहला असूल ही कंसिस्टेंसी है। आपको तमाम बड़े व्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स यही बात करते हुए नजर आएंगे, और उसमें आपको काम करते रहना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छे सोशल लेवल के जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते, फैसल वडाइच से अभी भी हैं, काम करते हैं, इज़ अ वेरी गुड पर्सन। शहजाद रियाज शेख है, मुजम्मिल है, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्ट में इनकी ऑडियंस स्लो थी, लेकिन बिल्ड अप होके दे आर बिकमिंग एक सर्टन काइंड ऑफ ऑडियंस की वो क्लास बन चुके हैं, और वो उसमें ही है। तो आपको अपनी ऑडियंस पहचाननी पड़ती है, फिर उसको टैप इन करने के लिए काम करना पड़ता है। सर आजकल एआई भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक हाइप पे है, तो एआई कितना इम्पैक्ट कर रहा है ओरिजिनलिटी को? काम आसान कर दिया जी, ये फ़ायदा ज़रूर हो गया
कि वो मैसेज जो कम्युनिकेट करने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए होता था, एडिटर की मेहनत करनी पड़ती थी, अब वो काफ़ी हद तक काम खुद कर लेते हैं, एआई ने हैंडल कर लिया है और ये आगे बढ़ेगा, ये आगे मज़ीद बेहतर होता जाएगा। बट वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ पॉइंट जब हमारे पास इतनी ओवर इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि हमसे हैंडल नहीं होगी, और वो टाइम अभी करीब ही आने वाला है। यहाँ पे एक डीप फेक का जो एक कल्चर निकल पड़ा है वो भी तो बहुत ज़्यादा इन हो गया है। ये पाकिस्तान में भी बीमारी आ चुकी है, और अब आप एआई को इस्तेमाल करके किसी की तस्वीर, वीडियो कुछ भी बना सकते हैं। एंड दैट अगेन, इसके ऊपर इवन वेस्टर्न पावर्स जो हैं, कंट्रीज हैं, वो भी काफ़ी परेशान हुई कि इसको हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। तो आई थिंक कि इंटरनेशनल सिस्टम खुद से कुछ अरसे के अंदर इसको कैलिब्रेट करने की कोशिश करेगा, वरना ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, स्पेशली फॉर ब्लैकमेलिंग एंड हरासमेंट रीजंस। तो उसके लिए पाकिस्तान का लॉ मौजूद है, पीका का, और वो काफ़ी हद तक इसको अच्छा कंट्रोल करता है। उसको पढ़िएगा ज़रूर, इट गिव्स यू वेरी गुड आइडिया अबाउट दैट। राइट। तो सर, यूट्यूब का जो नेक्स्ट डेकेड है पाकिस्तान के अंदर, वो आप उसका क्या फ्यूचर देखते हैं? ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ओवरफ्लो ऑफ इन्फ्लुएंसर, ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट टू सच एन एक्सटेंट कि जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम कंटेंट लेना ही बंद कर देंगे। ये टाइम आएगा आगे जाके, क्योंकि द सेम थिंग हैपेंड विद न्यूज़पेपर्स एंड द सेम थिंग हैपेंड विद बुक्स। जब बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है तो उसकी वैल्यू उतनी कम होना शुरू हो जाती है, या तो जब तक उसका कोई अच्छा रिप्लेसमेंट हमें नज़र नहीं आता तब तक तो ये चलेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी मुस्तकबिल करीब में कोई उसका रिप्लेसमेंट है, तो इट्स गोइंग टू टेक आवर ओन, हमारी सेंचुरी ओवरलोड हो जाया करेगा। सुबह के टाइम एक वीडियो देख रहे हैं, वो एक और बात करिए, शाम को देख रहे हैं एक और बात करिए, नैरेटिव की जंग ऑलरेडी चल रही है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये बात की बड़ी मुश्किल हो चुकी है गेज करना। तो ब्लर्ड लाइन्स तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, आप इमेजिन करें कि इसको मजीद ब्लर करके पूरी ब्लर्ड पिक्चर ही हो जाएगी। तो उसमें कुछ ताकतें, कुछ जोन ऐसे होंगे जो फ़ायदा उठाएंगी, और हर दौर में कोई ना कोई इसमें से फ़ायदा उठाने वाले आ जाते हैं। And with this question, we come to an end of our today's episode. Thank you so much, sir, for giving us your time. थैंक यू। And with this, our today's episode comes to an end. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जल्द।